दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग अच्छे टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे मुहावरा है, संधि है, वाच्य है और वर्णमाला है, और भी इसमें अलग से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, जो इस मतलब कि जो यूपी टेट 2023-24 में प्रश्न जहाँ से बनेगा वो सब इसमें है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक मुहावरे का पहला प्रैक्टिस सेट में जैसे मुहावरे का क्वेश्चन लिए हैं, फिर उसके बाद संधि का है, फिर वाच्य है, फिर वर्णमाला है, ऐसे इसमें टॉपिक को लिया हूँ। तो देखिए, इस तरह जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा फायदे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुहावरे का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो पूछ रहा है कि जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की ज़रूरत, कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा आवश्यक, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, साधनों की व्यवस्था पहले करो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यही इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब कि उस बरसात का क्या फ़ायदा जब कृषि के मतलब जो फसल है वो सूख गई है। जब फसल सूख जाती है तो उसमें बरसात की मतलब बरखा की क्या ज़रूरत, यही इसमें कहा जा रहा है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। देखिए, अर्थ इसका निकालना होता है, मतलब कृषि की फसल जो है वो सूख जा रही है, इसका मतलब हानि हो जा रही है, उसके बाद उसमें जो भी उपाय किया जाएगा वो निरर्थक होगा, यही इसमें पूछ रहा है, यही इसमें बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है। दयालु होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, या फिर जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, यही इसमें है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको उस चीज़ का अच्छा अनुभव होता है, यही इसमें कह रहा है। नेक्स्ट, जस दुल्ह तस बनी बराता, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, या फिर बेढंगा होना। जस दुल्ह कैसे बराता, यही सब पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे होना, यही इसमें इसका आंसर हो जाएगा। अपनी डफली अपनी राग, अपनी डफली अपनी राग, इसका अर्थ क्या होगा? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, संगठन का अभाव, अपना दुखड़ा हो रोना, या फिर स्वतंत्र होना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा अपनी डफली अपनी राग, मतलब कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यही हो जाएगा अपनी डफली अपनी राग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथ का मैल, अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, या फिर परमात्मा की देन। हाथ का मैल, हाथ का मैल का मतलब कि अत्यंत तुच्छ वस्तु को मुहावरे के रूप में हाथ का मैल के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। आग लगे पर पानी कहाँ, इसका अर्थ क्या होगा? यह एक मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? कला में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलते, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। आग लगे पर पानी कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, या फिर कल्पना करना। आकाश से बातें करने का क्या आशय है यहाँ पर? तो यहाँ पर आकाश से बातें करने का मतलब है अभिमान करना। अभिमान करना इसका आंसर हो जाएगा, अभिमान करना। ठीक, अंधे के हाथ बटेर लगना, अगला क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा? अचानक कोई लाभ होना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना को मुहावरे के रूप में अंधे के हाथ बटेर लगना ये कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट,
उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, निश्चित काल के विपरीत कार्य करना, या फिर बिना सोचे विचार कार्य करना। मतलब बिना सोचे विचारे कार्य करना। उल्टी गंगा बहना का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? उल्टी गंगा बहने का मतलब होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा मतलब विपरीत दिशा में चलना, मतलब उल्टा कार्य करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अच्छे काम को करते समय विपत्ति आ जाने पर कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? होम करते हाथ जलना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, न अंधे को न्योता दो न दो जने आए, पाव भर चून चौधारा रसोई। क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाने का मतलब होता है कि होम करते हाथ जलना। 17 का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अंक में भरना, अंक में भरना मतलब गले लगाना, सीने लगाना, सही जवाब देना या फिर आँख लगाना। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हो जाएगा 18 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सीने लगाना हो जाएगा। अंग में भरना मतलब सीने लगाना, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ बताइए। बहुत गुस्सा होना, खुलकर मुस्कुराना, दुखी होना या फिर बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्काना का अर्थ बताइए क्या होगा? खुलकर मुस्कुराना इसका आंसर हो जाएगा। खुलकर मुस्कुराना को अंग अंग मुस्कुराना कहा जाता है मुहावरे के रूप में। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ बताइए। प्यार करना, इनकार करना, चिढ़ाना या फिर गुस्सा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब यहाँ पे हो जाता है इनकार करना, इसी को कहा जाता है मुहावरे के रूप में अंगूठा दिखाना। अंधे की लाठी बताइए, इसका अर्थ क्या होगा? राह दिखाना, एकमात्र सहारा, लाठी से मारना या फिर अंधेरे में चलना। अंधे की लाठी का अर्थ क्या होगा? अंधे की लाठी का दोस्तों अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ बताइए। दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना, खाद्य सामग्री का अभाव होना, सभी ओर से विपत्ति का आ जाना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताइए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ओर से विपत्ति आना, इसी को कहा जाता है आगे कुआं पीछे खाई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इसका अर्थ क्या होगा? छलपूर्ण व्यवहार, विभिन्न रूप धारण करने की कला, कहना कुछ करना कुछ, दिखावे का रूप और असलियत और। इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहना कुछ और करना कुछ, ये हो जाएगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे वाच्य के प्रश्नों को हल करेंगे। वाच्य का पहला प्रश्न है कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए हम लोग इसलिए इस टाइप के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि अगर देखिए उसमें किसी भी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न, कम प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो हम लोग सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो कहीं से प्रश्न छूटेगा ही नहीं। हर प्रकार के आइडिया मिल चुका रहेगा। इसलिए 30 में से 30, 28, 27 ये सब अच्छा स्कोर है। ये नहीं कि 27 से कम आ गया तो ख़राब स्कोर है, 27 आ गया ख़राब स्कोर, ऐसा नहीं। अच्छा स्कोर में इसको गिना जाता है, तो इतना आने का संभावना बढ़ जाता है। तो चलिए भाववाच्य का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? मुझसे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। इसमें कौन भाववाच्य मतलब किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ, यही इसमें प्रश्न पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा जैसे कौन वाला? तो मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सभी में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ इसमें से किसमें? महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, या फिर कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। इसमें कर्तृवाच्य पूछ रहा है, कर्तृवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, बताइए। इसमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, अखबार पढ़े जाते हैं, तो कौन पढ़ रहा है उसकी इसमें व्याख्या नहीं की जा रही है। यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट की अभाव है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सभी में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य इसमें कौन है? राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, फसल काट ली गई है, या फिर बच्चे घर जा रहे हैं। कर्मवाच्य पूछ रहा है। मतलब कि जिससे काम नहीं हो पा रहा है, चाहे जिससे मतलब वो कार्य नहीं हो पा रहा है, वही कर्मवाच्य हो जा रहा है। तो कर्मवाच्य इसमें धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन सही था इसका। वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? वाच्य देखिए टोटल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये टोटल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं हिंदी में। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर उभयवाच्य? बताइए। तो राम इसमें क्या है? कर्ता है ना, तो कर्ता से ही कर्तृवाच्य बन जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या फिर मुझसे पत्र लिखा गया। भाववाच्य किसमें है? तो मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं, उसमें भाववाच्य होता है। इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए, उससे पत्र लिखा जाएगा। इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, या फिर ये सभी है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कर्मवाच्य है। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का रूप है, शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, या फिर इसमें से कुछ नहीं है? बताइए क्या है इसमें से? शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इसमें से कोई नहीं है। क्या है ये इसमें प्रश्न पूछ रहा है? तो देखिए इसमें कर्तृवाच्य है। किसने हिरण को मार गिराया? तो शिकारियों ने, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पर। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? इसमें क्या है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है? देखिए इसका हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग समास को थोड़ा सा देख ले रहे हैं। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर इस उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान होता है उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान, बस सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। माता पिता में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, या फिर अव्ययी भाव। तो देखिए मैं बताया हूँ कि दोनों पद जब प्रधान हो जाएगा तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, या फिर भवसागर।
किसमें कर्मधारय समास नहीं है? कौन से ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है, यह इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो चतुरानन है इसमें कर्मधारय समास नहीं है, चतुरानन इसमें कर्मधारय समास नहीं हो जाएगा। नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष? नीरस, नीरस में समास कौन सा होगा? तो नीरस में हो जाएगा समास अव्ययी भाव समास। देखिए जिसमें उपसर्ग या फिर प्रत्यय लगा हुआ होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। जिसमें उपसर्ग नी लगा हुआ है इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रंथरत्न, गृहागत, महादेव या फिर पंचवटी? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए। का, के, की, इस टाइप के में से अलग होना के अर्थ में जो कुछ भी जैसे शब्द आता है उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, बताइए। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है गृह आगत, यह इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या फिर सप्ताह? किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि की बात कर रहा है। मेघनाद इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, बताइए। अनिच्छा, तिरंगा, आजन्म या फिर घनश्याम? तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। अनिच्छा हो जाएगा, अनिच्छा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइए। पीताम्बर में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास? पीताम्बर। तो देखिए यह बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया है एक साथ, तो बहुव्रीहि इसमें पहले मारना है। नहीं तो अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए कर्मधारय नहीं दिया है तो बहुव्रीहि पे मारना ही पड़ेगा, मतलब दोनों ऑप्शन सही होता है। लेकिन जब दोनों देगा तो बहुव्रीहि सही हो जाएगा, और जब दोनों में से कोई एक देगा तो जैसे बहुव्रीहि दे दिया, कर्मधारय नहीं दिया तो बहुव्रीहि सही हो जाएगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं दिया, कर्मधारय दिया तो कर्मधारय तब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, देखिए कर्मधारय जब नहीं दिया तो बहुव्रीहि ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन जब दोनों देगा तो भी बहुव्रीहि सही हो जाएगा। तो पीताम्बर में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब बताइए अगला, पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए इसमें संख्याओं की जब बात करेगा तो पंचवटी 5 वट होता है, तो 5 इसमें दे दिया है, तो 5 क्या है? संख्या है। तो संख्या किस में गिना जाता है? द्विगु समास में। तो द्विगु समास में ही जिस प्रकार के जितने भी संख्यावाची शब्द होता है वह द्विगु समास में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचवटी द्विगु समास। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग लेखक और उसकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे, मतलब समझेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रश्मिरथी का नायक कौन है? राम, केशव, कर्ण और महात्मा गांधी। रश्मिरथी का नायक इसमें से कौन है, बताइए। कर्ण इसका आंसर हो जाएगा, कर्ण। रश्मिरथी का नायक इसमें कौन है? कर्ण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों आदिकाल की रचना है। आल्हा के रचयिता का नाम बताइए। श्रीधर, भट्टकेदार, जगनिक या फिर चंद्रबरदाई? आल्हा के रचयिता कौन है, बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? जगनिक। साकेत का रचनाकार कौन है, बताइए इसमें से। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास या फिर जयशंकर प्रसाद? साकेत के रचनाकार का नाम बताना है। तो साकेत के रचनाकार का नाम है दोस्तों क्या? मैथिली शरण गुप्त। गलत युग्म को चुनना है इसमें से। साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद?
एकदम स्पष्ट हो गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। रंगभूमि महादेवी की रचना नहीं है। बस पानी गए न उबरे किसके लेखक, मतलब इसके लेखक कौन है? कबीर, रहीम, तुलसीदास या फिर सूरदास। पानी गए न उबरे, रहीम, इसके लेखक कौन है? रहीम। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास। बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण या फिर अयोध्या सिंह हरिऔध। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1999 से, 1850 से, 1900 से या फिर 1752 से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? बताइए। तो 1900 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। जयकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम है दोस्तों डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? 8, 9, 7 या फिर 12। तो इसमें कुल 7 कांड है दोस्तों, 7 कांड। चंद्रबरदाई का मूल नाम माना जाता है बलिद्दय, महेश, घनश्याम या फिर नवाब राय। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है? ये क्या माना जाता है, यही इसमें पूछ रहा है। तो बलिद्दय माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 बरस को कुकर जीवे, अरु 13 लौ जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उक्त प्रसिद्ध छंद किस आदिकाल ग्रंथ की शोभा बढ़ा रहा है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो या फिर बीसलदेव रासो। मतलब यह आदिकाल के ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यही इसमें पूछ रहा है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यह परमाल रासो के द्वारा लिखित है। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला से प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए। 12, 13, 11 या फिर 14। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है, यही इसमें प्रश्न पूछ रहा है। बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, यही प्रश्न इसमें पूछ रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों हो जाती है कितनी? 11। व्यंजन कितनी होती है? 33। ठीक। और टोटल वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है तो क्या उसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ग, कंठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग या फिर तालव्य वर्ग। तालु से बोला जाएगा तो उसे कहा जाएगा तालव्य वर्ग। नेक्स्ट है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या फिर दक्षिणी भाषाओं की। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? बताइए। तो दोस्तों यह है संस्कृत की ध्वनियाँ। इसमें से कौन मूर्धन्य व्यंजन है? च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ या फिर प, फ, ब, भ। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन है? तो यहाँ पे जो ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य व्यंजन है। ऐ क्या उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तालव्य, कंठ तालव्य, दंत या फिर कंठोष्ठ। वो कंठोष्ठ लिखा हुआ है डी वाला ऑप्शन। इसमें से कौन सही होगा, यही इसमें पूछ रहा है। तो इसमें से जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है कंठ तालव्य, मतलब ऐ के उच्चारण को कंठ और तालव्य के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य का ध्वनि कहा जाता है वर्ड। कौन ऊष्म व्यंजन इसमें से नहीं है? देखिए टोटल ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, स, स, स और ह।
मतलब तीनों प्रकार के जितने भी स्वर है वो भी है और ह है, लेकिन यहाँ पे ग नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है किससे? ग प्लस य से, ज प्लस य से, ग प्लस न से, क प्लस ग से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत और डी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाला ऑप्शन भी गलत है, लेकिन ए और बी में से कोई एक सही हो जाएगा। तो देखिए ज्ञ जो वर्ड है यह ज और य से बनता है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असम्यक, असमंजस, असहमति या फिर असमर्थ? असमंजस सबसे पहले आएगा, बाकी सब बाद में, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन ड ढ य व ग घ या फिर व और ध? अंतस्थ व्यंजन य व र और ल होता है। तो देखिए मैं जो बोला हूँ इसमें से है या फिर नहीं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? य व र और ल, मतलब कि य और व आ रहा है, मतलब यही वाला अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। व व्यंजन इसमें से किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है? ऊष्म, महाप्राण, अंतस्थ या फिर अघोष? तो वह व्यंजन किसके अंतर्गत गिना जाता है? तो वह को अंतस्थ व्यंजन अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए, इसमें से स्वर नहीं है। आसान प्रश्न है। यह जो है ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, नासिक के व्यंजन। ठीक, इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन बताइए। छत्र, ज्ञ, स्र ये सभी संयुक्त व्यंजन होता है, छत्र, ज्ञ और स्र, लेकिन फ इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ओ, ऐ, ह या फिर छ? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताइए। तो ऐ जो है कंठ तालु में गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में मतलब कि ट, ठ, ड, ढ ये सब आएगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो इसमें कौन नहीं काउंट किया जाएगा ट वर्ग में? बताइए। तो यहाँ पे ध नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ट, ठ, ड, ढ, ड़ आ रहा है, लेकिन ध नहीं आ रहा है, मतलब यही वाला इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? चलिए इस वाले स का नाम बताइए। और ये वाला जो स होता है इसका क्या नाम होता है? तो ये होता है दंती स, और ये वाला क्या होता है बताइए? तालव्य स। और ये वाला भी स होता है, इसको कहा जाता है मूर्धन्य स। तीन प्रकार के स होता है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? बताइए। क वर्ग से म, क से लेकर म तक के जितने भी वर्ड आता है उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, लेकिन म के बाद जितने भी वर्ड आएगा वो स्पर्श व्यंजन में नहीं काउंट होगा। इसी से आप समझ जाइए, इसका आंसर आप दे दीजिए। तो यहाँ पे छ जो होता है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो ह है ये इसमें स्पर्श व्यंजन में नहीं काउंट होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा, व्याकरण, लिपि या फिर क्रिया के द्वारा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो वह व्याकरण के द्वारा होता है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है त, र, फ, स? बताइए। ऊष्म ध्वनि कौन है इसमें? ऊष्म मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि स, स, मतलब तीनों स और ह ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत गिना जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब बताइए कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर क्रिया? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को दोस्तों कहा जाता है स्वर। स्वर वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है?
संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। अ और औ ये संयुक्त स्वर होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। अ किन दो स्वरों से मिलकर बना है? अ प्लस ई, अ प्लस उ, अ प्लस ए या फिर अ प्लस ओ से। तो अ प्लस ई से, अ प्लस ए से ए बनेगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालब, मूर्धा या फिर दंत? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, तालु होता है। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, मूर्धा, दंत या फिर कंठ तालव्य? तालु हो जाएगा आंसर इसका। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक्य है? नासिक्य, ये देखिए जो लास्ट के क, जैसे क वर्ड है उसके लास्ट वाला जो 5वें नंबर मतलब 5वां वर्ड को नासिक्य वर्ड कहा जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि तालव्य भी होना चाहिए और नासिक्य भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? या, छ या फिर स? तो इसमें यह होगा। ये तालव्य भी है और नासिक्य भी है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है? ट, प, फ या फिर भ? ट होगा, ओष्ठ्य नहीं है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? बताइए। तालव्य, कंठ या मूर्धन्य या फिर दंत्य? क वर्ग के सभी वर्ड को दोस्तों कंठ कहा जाएगा। स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श, संघर्षी या फिर प्रकंपी? तो इसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ मतलब कि क से स्टार्ट होगा, बस समझ जाइएगा। ज, झ, ट, ट, क, ख या फिर य, र? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क, ख। च, छ, ज, झ, ञ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या फिर दंतोष्ठ? बताइए। इसको तालव्य कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? अ, आ, ज, अ, उ, ल, प, फ, ब या फिर क्षत्रज्ञ? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर की बात कर रहा है, बताइए। क्षत्रज्ञ और एक स्र होता है, वो भी संयुक्ताक्षर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? मैं बता चुका हूँ, 50, 51, 52 या फिर 53। तो हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या टोटल है 52 मतलब 52। अब बताइए वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्डों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्डों के व्यवस्थित समूह को? तो यहाँ पे वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन सा है? क, च, घ, घ, त, द या फिर यरल? बताइए। महाप्राण यहाँ पे है ख और घ। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वाच्य मतलब वाक्य रचना से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो करेंगे। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, इसमें कौन सा वाच्य है? विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या फिर विस्मयवाचक? हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है संदेहवाचक, हो सकता है, ये संदेह की बात कर रहा है इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है, इसको तो हर कोई बता लेगा। विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक, क्या है इसमें सही? वाह, ताजमहल कितना सुंदर है, इसमें कि ये कैसा वाक्य है? तो दोस्तों ये है विस्मयवाचक। ठीक,
लालिमा सपन बाग में रहती है, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इसमें से कोई नहीं सही है? लालिमा सपन बाग में रहती है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या प्रीति स्कूल जाती है? इसको भी आसानी से हल किया जा सकता है। क्या जब कह देगा तो क्या हो जाएगा, या प्रश्नवाचक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद बताइए, 3, 2, 4 या फिर 5। रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 3। रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद होता है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होता है? 7, 8, 4 या फिर 5। रचना के आधार पर 3, तो अर्थ के आधार पर कितना होगा ये बताइए? तो अर्थ के आधार पर टोटल होता है 8। किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या फिर शुभकामना का बोध होता है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर प्रश्नवाचक? संदेहवाचक में संदेह की बात होगा, संकेतवाचक में संकेत किया जाएगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न की बात होगा, लेकिन यहाँ पे इच्छावाचक में ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या फिर संकेतवाचक? शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाएगा उसे विस्मयवाचक। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।